Welcome to the next lecture of group theory. In the previous lecture, we discussed some important group. Okay? तो इसे लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ तुम्हें सेट्स दिए थे जिनको तुमने ये प्रूव करना था कि ये ग्रुप है या नहीं. तो किए वो घर जाके? क्या तुमने प्रूव कर दिया? एक तो मैंने दिया था डाईहेड्रल ग्रुप. ठीक है, ग्रुप मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो ग्रुप बनेगा, है ना. सिमेट्रिक सेट पढ़ा था, फिर सिमेट्रिक ग्रुप. जनरल लीनियर सेट पढ़ा था, फिर जनरल लीनियर ग्रुप. स्केलर लीनियर सेट पढ़ा था, फिर स्केलर लीनियर ग्रुप. ठीक है, ये चार मैंने दिए थे बेसिकली तुम्हें, है ना. तुमको ये प्रूव करना था कि ये ग्रुप बनेंगे तो कैसे बनेंगे. ठीक है, अब देखो, जिसने कर लिया अच्छी बात है. किन किन से हुआ है? नेहा किया, अनंता, निशु, डीहाइड्रल नहीं है वो, डाईहेड्रल. ठीक है, डीहाइड्रल नहीं है वो, डाईहेड्रल है. ठीक है, इशिका ट्राई करे, हो गए. तो मैं एक बार करवा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे बनेंगे वो और कैसे नहीं बनेंगे, है ना. क्लियर है. अब देखो, सबसे पहले जो हम सेट डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप, वो तुम्हारे पास डी.एन. कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? डाईहेड्रल ग्रुप. ठीक है, किस टाइप के एलिमेंट होते हैं इसमें? हाफ रिफ्लेक्शन और हाफ रोटेशन. ओके, तो डी.एन लिखा है, तो इसके अंदर जो ऑर्डर है डी.एन का वो कितना होता है? 2n. जो n हमारे पास एलिमेंट होंगे वो रिफ्लेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग होंगे और जो n है वो रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे n की वैल्यू नहीं ले रहा कुछ भी. मान लो मैंने सिंपल ले लिया कि n है, n मे बी 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. फिर हम कुछ पार्टिकुलर केस भी, सबसे पहले n इक्वल टू 4 के लिए डिस्कस करेंगे कि ये ग्रुप कैसे बनेगा. ठीक है, फिलहाल तो हमने सेट बताया था इसको, क्योंकि मैं डायरेक्टली अगर सेट से ग्रुप से डिस्कस करूं कि ये डी.एन ग्रुप, डी.एन सेट होता है, फिर ये ग्रुप ऐसे बनता है. लेकिन सबसे पहले हमने सेट के कोरस्पॉन्डिंग इसको डिस्कस किया ना, इसके एलिमेंट किस टाइप से होते हैं, किस टाइप से फॉर्म करेंगे इनको, वो क्लियर है ना. फिर D5 मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था कि कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करोगे. ओके, अब देखो, हमने डी.एन ले लिया, हम जनरल इसको ग्रुप प्रूव करने जा रहे हैं. तो ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी है. तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर मैं डी.एन की वैल्यू लिखूं यहाँ पे, तो डी.एन क्या था? डी.एन इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर आई वाई रेस टू पावर जी, है ना. सच दैट जो x की पावर 2 है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल था? e के इक्वल. और जो y रेस टू पावर n है वो e के इक्वल था. ठीक है, और सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स x. ये x और y में रिलेशन था. जो x है वहाँ यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन डिनोट कर रहा है, जो y है तुम्हारे पास वो रोटेशन है, और जो y की वैल्यू है वो तुम्हारे पास r 360 अपॉन n ये थी, है ना. ये y की वैल्यू लेके आप चले थे. तो इसमें हाफ रोटेशन बनती है, हाफ रिफ्लेक्शन बनती है. ओके, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले देख रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी. ये तो जनरल लिया है मैंने, यहाँ पे ना मैंने n डिफाइन किया कि 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन. ओके, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँ क्लोजर प्रॉपर्टी की. क्लोजर प्रॉपर्टी इसके अंदर होगी या नहीं. ठीक है, तो एलिमेंट तो हम जनरल नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि D4 है, उसके एलिमेंट हम अलग नोटेशन से डिनोट करते हैं. D5 के अलग से, D3 के अलग से, D2 के अलग से और D1 के अलग से, है ना. D4 तक मैंने कंस्ट्रक्ट करा दिया था, D5 तुम्हें घर पे दिया था करने के लिए. अब देखो, इसका कोई मैंने जनरल एलिमेंट ले लिया, ए एलिमेंट ले लिया. एक ए एलिमेंट है जो किसका एलिमेंट है? डी.एन का. तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे कि जो ए है वो या तो क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है, या फिर रोटेशन हो सकता है. दो ही हो सकते हैं, क्योंकि डी.एन के अंदर एन एलिमेंट रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग हो गए, एन रिफ्लेक्शन कोरस्पॉन्डिंग हो गए. सिमिलरली मैंने एक दूसरा एलिमेंट है बी, ये एलिमेंट ले लिया, तो जो बी है उसमें भी दो ही चीज होगी, या तो वो रिफ्लेक्शन होगा या फिर वो रोटेशन होगा. ठीक है, फिर है इनकी कंपोजिशन की बात. तो अब तो तुम गारंटी दे सकते हो, क्योंकि मैंने फिर D4 करके उनकी कंपोजिशन करवाई थी. और कितनी टाइप की कंपोजिशन बनी थी? 4 टाइप के, ना. आप रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन के साथ करवाई, फिर रोटेशन की रोटेशन के साथ करवाई. देखो, रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन के साथ कराई कंपोजिशन, तो क्या आंसर आया था? रोटेशन आया था, श्योर. फिर रोटेशन की रोटेशन के साथ कराई तो रोटेशन की रिफ्लेक्शन के साथ कराई तो कुछ भी आ सकता है. ठीक है, तो देखो, रिफ्लेक्शन आ सकता है, लेकिन आएगा तो आइदर रिफ्लेक्शन आइदर रोटेशन. तो मैं यहां से a डॉट बी करूंगा, तो a डॉट बी क्या होगा? आइदर
रिफ्लेक्शन सारे रिजल्ट है उनको मैंने कंबाइन कर दिया, या तो रिफ्लेक्शन होगा या फिर क्या होगा, रोटेशन होगा। तो क्या इनसे अलग भी कुछ और हो सकता है? इनसे अलग तो कुछ और नहीं होगा। तो हाफ रोटेशन है, हाफ रिफ्लेक्शन है। तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जो ए डॉट बी है या ए स्टार बी है, जो कंपोजिशन हम लेके चलते हैं यहाँ पे, वो किसके अंदर बिलोंग कर जाएगी? दोबारा डीएन के अंदर। और ये मैंने कंपोजिशन टेबल भी बनानी दी थी इसकी 4 तक, तो आप देखना उसमें कंपोजिशन टेबल के अंदर जो तुमने एलिमेंट लिए वो डीएन के ही आए हैं, या उससे बाहर भी कोई एलिमेंट आया है? नहीं आया ना। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेटिस्फाई। ठीक है, यानी आप डीएन के कोई भी 2 एलिमेंट लोगे, उनकी कंपोजिशन कराओगे तो वो एलिमेंट उसी के अंदर बिलोंग करेगा। और बताया था डीएन के अंदर कंपोजिशन जब करते हैं तो यहां से करते हैं या फिर यहां से राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले आप बी ऑपरेट करोगे, ठीक है, और उसके बाद ए ऑपरेट करोगे। लेकिन फिर तुमने साथ के साथ ये भी देखा था कि अगर हम पहले ए ऑपरेट कर देते हैं और फिर बी ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट इक्वल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे कि ये जो डीएन है ये एन की कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के लिए तो एबिलियन ग्रुप बनेगा, लेकिन एक लार्ज नंबर ऑफ एन के लिए एक एबिलियन ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, फिर ग्रुप में हम एक या 2 प्रॉपर्टी ऐड करते चले जाएंगे और उनको फिर अलग से नाम दे देंगे कि एबिलियन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, या तो रिफ्लेक्शन होगी या रोटेशन होगी। कंपोजिशन भी क्या होगी? आइदर रिफ्लेक्शन और रोटेशन। दूसरी एसोसिएटिविटी, देखो कम्यूटेटिव तो नहीं होती है, आप यहाँ पे ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन एसोसिएटिव ऑलवेज होंगे। यानी अगर आपने इसके 3 एलिमेंट लिए ए बी सी किसके? डीएन की। ठीक है, अब ए बी सी तो एलिमेंट आपको अजीब से लग रहे हो क्योंकि जो इसमें है वो रिफ्लेक्शन लेके चल रहे हैं हम या रोटेशन लेके चल रहे हैं, तो उनको F1 F2 F3 भी ले सकते हो। तो मान लो ये F1 ले लिया, अब F2 ले लिया, जब इनकी कॉम्पोजिशन करा के आप F3 के साथ कर लो, या फिर F2 की कॉम्पोजिशन आप F3 के साथ करके फिर F1 के साथ कर लो, ये हमारे पास क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको देखो, या कॉम्पोजिशन है यहाँ पे, लेकिन जब हम डाईहेड्रल ग्रुप में कंपोजिशन करते हैं तो अभी मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये करेंगे, तो देखो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट है तो आप ये नहीं सोचना कि यहाँ से, आप सबसे पहले तो इसी को सोल्व करोगे ना। सबसे पहले ये कंपोजिशन कर दो, फिर कंपोजिशन आने के बाद इसके साथ मत करना, फिर आप रिजल्ट लेके आओगे वो F3 से इस तरफ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप सबसे पहले इसको सोल्व करना, फिर इसका रिजल्ट करके इस पे अप्लाई करना। तो जो डाईहेड्रल है वो तुम्हारे पास ग्रुप है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करेगा? ऑलवेज होल्ड करेगा। ठीक है, जनरली है, ये मैंने बता भी दिया, उसके बाद हम पार्टिकुलर केस भी लेंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है F1 F2 F3 ये रिफ्लेक्शन भी हो सकते हैं, रोटेशन भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करोगे तो दोनों क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें ये एसोसिएटिविटी है और कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करती। देखो मैंने वहां पे करवाया था ना, एक H इंटू R90 कराया था, फिर R90 इंटू H कराया था, वो इक्वल नहीं आए थे। ठीक है, ऐसे हमने बहुत से एग्जाम्पल किए थे डाईहेड्रल ग्रुप में। मॉडल अलजेब्रा का जो डाईहेड्रल ग्रुप है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि एज काउंटर, ये MSc में भी तुम देखते हो, अगर तुम्हें कोई भी काउंटर एग्जाम्पल चाहिए तो आप फटाक से डाईहेड्रल ग्रुप का दे देते हो कि एक, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मॉडल अलजेब्रा का, अगर सिलेबस देखा जाए तो बहुत ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा वो करना है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत वाइड है, आप कुछ भी पूछ सकते हो। मान लो उसने दे दिया आप कितने नंबर है, कुछ भी कोई भी नंबर दे दिया उसने, ये बोल दिया एक नंबर है, ठीक है, एक ग्रुप है उसका ऑर्डर 55 है, ये उसकी स्टेटमेंट है, बताओ। अब 55 के बारे में आपको पता है तो आप 55 के कितने एबिलियन पॉसिबल है, कितने साइक्लिक पॉसिबल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट बना सकते हो। ठीक है, जबकि ये तो नहीं है कि आपको सिर्फ एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन पता है, साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन पता है और उनके रिजल्ट पता है तो आप 55 के ऑर्डर के ग्रुप के बारे में भी सब कुछ बता दोगे। वो तभी बता सकते हो जब वो आपको रिजल्ट अप्लाई करने आते हैं, है ना। तो इसलिए मॉडल मेरा टफ माना जाता है, लेकिन अगर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा मुश्किल नहीं है। क्या तुम्हें अभी तक कोई कुछ मुश्किल लगा इसमें? आगे भी कुछ नहीं आएगा, रिजल्ट है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन से रिजल्ट आएंगे और आप उसको अप्लाई करना सीख लीजिए। ठीक है, जो मेन काम चलता है वो प्राइम नंबर्स पे चलता है ना। मॉडल अलजेब्रा प्राइम, प्राइम है तो ये हो जाएगा, प्राइम नहीं है तो ये हो जाएगा, ऐसे रिंग में और फील्ड में। ठीक है, हाँ जी, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो ये भी ठीक हो गई। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी कंपोजिशन मैं दूसरे सभी एलिमेंट के साथ कराऊं, ठीक है, तो वही एलिमेंट आ जाए। R0 आप उसके साथ कुछ भी चेंज मत कीजिए, और R0 किसको डिनोट करता है कि 0 डिग्री रिफ्लेक्शन और रोटेशन।
ठीक है। तो अगर आप इसका कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो इसमें जो R0 है, ठीक है, ये सभी के अंदर होगा ना, ठीक है। n तो यहाँ पे y लिखा था मैंने, y इज इक्वल टू R360 अपॉन n, यहाँ पे करोगे तो ये 360 से ज़्यादा जा नहीं सकती, तो यहाँ से R0 डिनोट करता है कि कोई भी आप स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको आप 0 डिग्री रोटेट कर रहे हो। 0 डिग्री रोटेट करने का मतलब आप उसके साथ कुछ कर ही नहीं रही। तो जो R0 है वो तुम्हारे पास किसका काम करेगा, आइडेंटिटी का। यानी इसका कोई भी आप एलिमेंट उठाओगे f, उसको R0 के साथ अगर कंबाइन कॉम्पोजिशन करोगे तो दोनों तरफ एलिमेंट क्या आएंगे, वही एलिमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ठीक है। और ऐसी अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो उस एलिमेंट को किसका नाम देते हैं, आइडेंटिटी। बताओ क्या होगी dn के अंदर आइडेंटिटी, R0, ठीक है। R0 मतलब 0 डिग्री रोटेशन, ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट, और ये R0 क्या हर एक सेट के अंदर होगी, D3 के अंदर भी होगी, D4 के अंदर भी, बिल्कुल, ठीक है। तो क्या आइडेंटिटी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी। हाँ जी। फोर्थ, अब देखो आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी की हेल्प से आप इनवर्स तो फिर बता ही सकते हो। देखो इनवर्स है, इनवर्स बताना है तुम्हें, तो दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो तुम्हारे पास रोटेशन है और एक रिफ्लेक्शन है। रोटेशन है, फिर रिफ्लेक्शन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिफ्लेक्शन, मुझे रिफ्लेक्ट करना है, मतलब ए एलिमेंट है उसका रिफ्लेक्ट किया मैंने, अपोजिट आ जाएगा उसका, फिर उसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, वही एलिमेंट नहीं आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से करूँ तो H D4 में लिया था है ना, H डैश D V, तो बताओ इनका तुम्हें इनवर्स चाहिए तो ये तो सेल्फ इन्वर्टिबल हो जाएंगे, ठीक है। यानी तुम्हें किसी भी कोई भी एलिमेंट है और एलिमेंट है वो कौन से टाइप का है, रिफ्लेक्शन टाइप का, उसका तुम्हें क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। मतलब H की मैं किसके साथ कंपोजिशन कराऊं कि वही स्ट्रक्चर आ जाए, तो आप किसके साथ करा दीजिए, H के साथ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, मिरर इमेज है ना, मेरी मिरर इमेज सामने दिखेगी, ठीक है। तो दोबारा देखने के लिए क्या करोगे, एक और मिरर, तो कितनी बार अप्लाई किया, 2 बार। तो इसको सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट भी बोल सकते हो। और आगे जाके ऑर्डर चेक करेंगे हम इनका, तो ऑर्डर भी आप देख सकते हो, सेल्फ इन्वर्टिबल एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन किसके को आ जाएगा, वही इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज करोगे तो आ जाएगा। तो बताओ H का किसके साथ कराऊं, H के साथ। तो आप यहाँ पे देखोगे H का इनवर्स है वो H होगा, V का इनवर्स है वो V होगा। क्या ये सभी रिफ्लेक्शन एलिमेंट के लिए होगा, मान लो HV तो हम D4 के लिए लेके चलते हैं। तो अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अगर X कोई एलिमेंट है किसका, Dn का, अगर X तुम्हारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, तो X का इनवर्स ऑलवेज किसके इक्वल होगा, X के इक्वल, ठीक है। क्यों होगा, समझ में आ गया, क्योंकि मिरर इमेज दोबारा वही आ जाएगी, एक बार अप्लाई करके दोबारा उसके साथ अप्लाई करोगे तो वही स्ट्रक्चर आ जाएगा। उस स्ट्रक्चर को हमने किसका नाम दिया हुआ है, R0 का। और R0 क्या है, इस सेट की आइडेंटिटी। दूसरी क्या हो सकती है, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा मैंने एलिमेंट Y ले लिया, Y बिलोंगिंग टू Dn, और Y अब की बार रिफ्लेक्शन नहीं है, अब की बार क्या है, रोटेशन है। फिर तुम्हें इसका क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। अब देखो मान लो D4 की बात करें तो D4 में ऐसे एलिमेंट आएंगे R0, R90, R180, R270, है ना, फिर R360, तो R0 के इक्वल हो जाएगा। R360 मतलब फिर 0 डिग्री रोटेशन, ठीक है। फिर तुम्हें इसका क्या चाहिए, दोबारा फिर तुम्हें ये बताना है कि इसका इनवर्स क्या होगा, है ना। तो इसका इनवर्स मैथमेटिकली तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि ये इसका इनवर्स होगा। हाँ जी, Y क्या होता है, ये होता है ना, ठीक है, ये Y होता है, इसका मैथमेटिकली लिखना है, इसका इनवर्स देखना हो ना आप। ये किसके एलिमेंट है, रोटेशन के तो है, D4 के एलिमेंट है ना ये, क्योंकि आपने n को क्या लिया है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 लोगे तो R0, R90, R180, R270। देखो मुझे इसका इनवर्स देखना है, इसका इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या करो 360 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो जो आपने यहाँ पे दिया हुआ, कितना आएगा बताओ। 360 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 270। फिर 270 को 360 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 270 का, समझ आ गया। अगर किसी रोटेशन का तुम्हें
इनवर्स देखना हो तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे R90 है, 360 को कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 270। तो R90 है, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, R270, और R270 है, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, R90। फिर इसको कितना ऐड करें, 180, यानी खुद का इनवर्स है खुद, यानी R180 का इनवर्स किसके को आ जाएगा। और ये तो मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्टिबल, तो R0 करोगे, इसका इनवर्स R0। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह आप D3 का भी निकाल सकते हो, लेकिन ये तो मैंने बता दिया कि सिंपल कैसे चेक करते हैं। मैथमेटिकली लिखना हो तो y कोई एलिमेंट है इसका, तो y की पावर r भी हो सकती है। y की पावर r मतलब मैंने ये सारे ले लिए, तो y की पावर r का इनवर्स चाहिए ना, तो आ जाएगा y की पावर n-। ठीक है, ये मैथमेटिकली लिखा है, और वर्बली मैंने ये बताया है कि ये एलिमेंट है उनके इनवर्स हो जाएंगे। ओके, क्लियर है। ओके, मान लो मैं एलिमेंट ले लिया मैंने R120। ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, R120? D3 का, D3 का ये एलिमेंट है D3 का। तुम्हें इसका इनवर्स चाहिए तो बताओ क्या आएगा, R240। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का इनवर्स किसके लिए है, ये रोटेशन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, सेल्फ इन्वर्टिबल। तो क्या हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो क्या बन जाएगा एक ये ग्रुप। तो यहाँ पे जो Dn है वो एक ग्रुप बन जाएगा जो जिसकी वैल्यू ये है। ओके, अब इसको मैं कंबाइन करूँ तो देखो, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या ले लूँ, 4 ले लूँ, क्योंकि D4 को हमने कंस्ट्रक्ट किया था सबसे पहले। मान लो मैंने यहाँ पे D4 लिख दिया, अब तो एलिमेंट भी लिख सकते हैं ना D4 के, कैसे लिखेंगे, R0, R90, R180, R270, फिर H, फिर V, फिर D और फिर D डैश। कितनी एलिमेंट है, 8, यानी ऑर्डर ऑफ D4 इज इक्वल टू 8। ये जो 4 तुम्हें दिख रही है ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग, और ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है, ग्रुप बन गया, कोई दिक्कत। अब ऑर्डर भी निकाल सकते हो तुम, हालांकि हमने ऑर्डर अभी तक पढ़ा नहीं है, चलो उसको बाद में देखते हैं ऑर्डर को। इनवर्स, H का इनवर्स, नेहा D का इनवर्स क्या होगा, D डैश का, R270 का। अगर मैं R90 की कंपोजिशन करूं V के साथ तो आंसर क्या आएगा, ये सब कर चुके हैं हम पहले। ठीक है, जब सेट डिस्कस किया था ये सब हम पहले कर चुके हैं। D डैश क्लियर है, तो क्या D4 एक ग्रुप बन जाएगा, सिमिलरली D3 भी, D2 भी, D1 भी बना सकते हो। ओके, जब हम ऑर्डर पे जाएंगे ना, ऑर्डर निकालने जाएंगे, तब हम कंपोजिशन टेबल का यूज करेंगे, फिर वो बेनिफिशियल रहेगी। इनवर्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके कोरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी देख लीजिए, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो उसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत।